हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं MEG 11 अमेरिकन नॉवल का, जिसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ ब्लैक अमेरिकन फिक्शन। तो सबसे पहले देख लेते हैं ब्लैक अमेरिकन फिक्शन होता क्या है। ब्लैक अमेरिकन फिक्शन को जो है अफ्रीकन अमेरिकन फिक्शन भी कहा जाता है। इट इज़ द बॉडी ऑफ लिटरेचर प्रोड्यूस इन यूनाइटेड स्टेट। तो ये ऐसी लिटरेचर की बॉडी होती है जो कि यूनाइटेड स्टेट में ही प्रोड्यूस की जाती है बाय राइटर ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। बट ये जो राइटर होते हैं इनके जो पूर्वज होते हैं वो अफ्रीकन होते हैं। अगर सिंपली लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो जो लिटरेचर अमेरिका में जो है ब्लैक लोगों के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसी को जो है ब्लैक अमेरिकन फिक्शन बोलते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको ब्लैक अमेरिकन लिटरेचर या फिर फिक्शन अलग से क्यों बोलते हैं, इसको जो है सिंपली अमेरिकन लिटरेचर या फिर अमेरिकन फिक्शन क्यों नहीं बोलते हैं। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो अमेरिकन लिटरेचर की हिस्ट्री है उस हिस्ट्री में जो ब्लैक राइटर हैं या फिर जो अदर माइनर राइटर्स हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया था, वो आपको नहीं मिलेंगे इनकी हिस्ट्री में, जो अमेरिकन है इनकी हिस्ट्री में। और जो ब्लैक पीपल है अमेरिका में उनको जो है सेवरल नेम से बुलाया जाता है, जैसे निग्रो हो गया, पैन अफ्रीकन हो गया, एफ्रो अमेरिकन हो गया, ब्लैक अमेरिकन हो गया। तो अब हम लोग जो है थोड़ा-सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये जो ब्लैक पीपल थे ये अमेरिका में आए कहाँ से थे और कैसे ये लोग अमेरिका में पहुँचे थे। तो ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हिस्ट्री जो लिटरेचर है वो हिस्ट्री के साथ जो है कनेक्ट होता है, इन दोनों का रिलेशन होता है। और जो भी सोसाइटी में उस टाइम हो रहा होता है वही लिटरेचर में लिखा जाता है, तो लिटरेचर को सोसाइटी का आईना कहा जाता है। इसलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो 17th सेंचुरी थी उसमें जो ब्रिटिशर थे वो गए अमेरिका में और उन्होंने क्या किया, वहां पर जो है कॉलोनी बना ली जैसा वो पूरी दुनिया में करते थे। तो 17th सेंचुरी में वो लोग जाते हैं। तो ये जो ब्रिटिशर होते हैं ये अपने साथ जो है ब्लैक स्लेव्स लेके गए। क्यों लेके गए इनको अपने साथ? क्योंकि ये जो कॉन्टिनेंट था ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था और जो ब्रिटिशर थे उनको मुनाफा कमाने के लिए चीप लेबर चाहिए थी। मतलब अब जो काम करने के लिए भी इनको कोई ना कोई चाहिए था ना, ये खुद तो काम नहीं करते थे क्योंकि वाइट पीपल तो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते थे। तो इनको काम करने के लिए लोग चाहिए थे वहाँ पर। तो तभी ये लोग जो थे स्लेव लाते थे अफ्रीका से ब्लैक पीपल को, और उन्हें जो है चेन में बांधा होता था। पूरा दिन उनसे जो है फार्म में काम करवाया जाता था, खेतों में काम करवाया जाता था और फिर उन्हें जो है लोहे लोहे की जंजीरों में शाम को फिर से बांध दिया जाता था। इनके साथ जो है जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता था। इनको जो है जानवरों की तरह रखा जाता था। इनको इंसान समझा ही नहीं जाता था, ये जो ब्लैक पीपल होते थे उस टाइम। तो ये जो ब्लैक स्लेव्स थे इनको जो है कुछ भी अलाउड नहीं होता था किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करना, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हो चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ हो। तो इनकी लाइफ बहुत ही बेकार थी। ये लोग जो है बहुत ही मिजरेबल लाइफ जी रहे होते थे। इनके साथ तरह तरह के अत्याचार होते थे। इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था उस टाइम। तो ये जो ब्लैक अमेरिकन फिक्शन है या फिर ब्लैक अमेरिकन लिटरेचर है ये आपको इसी बारे में बताता है जो डिस्क्रिमिनेशन इन लोगों के साथ हुआ है। अगर आप जो है राइटर के वर्क देखोगे बिगिनिंग से लेकर के एंड तक, तो ये जो अमेरिकन फिक्शन था, ब्लैक अमेरिकन फिक्शन था, इसकी शुरुआत हुई थी 19th सेंचुरी से। तो 19th सेंचुरी से लेकर के अगर आप 20th सेंचुरी तक का वर्क देखोगे, मेजर राइटर के वर्क देखोगे, पोइट्री हो, ड्रामा हो, फिक्शन हो, थिएटर हो, कुछ भी हो, तो इन सब में आपको जो है कॉन्टिन्यूसली ऐसा लिटरेचर मिल जाएगा जिसमें जो है सैड स्टोरीज मिलेंगी आपको। ब्लैक पीपल की लाइफ को कैसे जो है 2 सेंचुरी तक जो है ऑप्रेस्ड किया जाता है इन वाइट लोगों के द्वारा। उनके साथ जो है कितना ज़्यादा अत्याचार होता है, उनको कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो ये सब कुछ रिकॉर्ड मिलेगा आपको इस लिटरेचर में। तो ये सिर्फ लिटरेचर नहीं है, ये इनके साथ हुए अत्याचारों का रिकॉर्ड है जो कि आपको 19th सेंचुरी से जो है मिल जाएगा। तो ये इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 19th सेंचुरी से हुई थी ये जो ब्लैक अमेरिकन फिक्शन है। तो जो थीम्स और इश्यूज आपको एक्सप्लोर्ड मिलेंगे इस लिटरेचर में वो ज़्यादातर होंगे रोल ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन विद इन द लार्जर अमेरिकन सोसाइटी। अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर मिलेगा, रेसिज्म मिलेगा, स्लेवरी के ऊपर आपको जो है लिटरेचर मिलेगा, सोशल इक्वेलिटी के ऊपर आपको जो है थीम या फिर जो इशू है वो मिलेंगे इस लिटरेचर में, ब्लैक अमेरिकन फिक्शन में। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ ब्लैक अमेरिकन फिक्शन का, द हार्लेम रेनेसा। तो ये जो थी एक लिटरेरी मूवमेंट थी और हर्लिम जो है एक जगह का नाम है और रेनेसा का मतलब होता है रीवर्थ, मतलब पुनर्जागरण, किसी चीज की जो है रिवर्थ होना। तो देख लेते हैं ये हर्लिम रेनेसा था क्या और इसका कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन था ब्लैक अमेरिकन फिक्शन में।
तो हार्लेम रेनेसा इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क था इन आउटलाइनिंग द डेवलपमेंट ऑफ ब्लैक फिक्शन इन अमेरिका। तो ब्लैक फिक्शन को जो है इसने डेवलप होने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया था हार्लेम रेनेसा ने। द हार्लेम रेनेसा वॉज एन इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल रिवाइवल ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन। तो ये जो थी एक ऐसी मूवमेंट थी जो कि इनके इंटेलेक्चुअल और कल्चरल रिवाइवल मतलब पुनर्जागरण की मूवमेंट थी अमेरिकन अफ्रीकन की। जैसे म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, आर्ट हो गया, फैशन, लिटरेचर, थिएटर एंड पॉलिटिक्स। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें थी ये सब जो है उस टाइम पर जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी और बहुत ज़्यादा एक एक होती है ना, एक लहर आती है किसी चीज़ की, तो ये वो टाइम था। और इसका सेंटर कहाँ था? ये था हार्लेम में, जहाँ से ये जो मूवमेंट थी ये स्टार्ट हुई थी, ये लिटरेरी मूवमेंट। तो ये हुई थी हार्लेम से स्टार्ट, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में है। और इसकी शुरुआत होती है, ये जो पीरियड है हार्लेम रेनेसा, इसकी होती है 1920s से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट द टाइम इट वॉज नोन एज द न्यू निग्रो मूवमेंट, इसको जो है न्यू निग्रो मूवमेंट नाम से भी जाना जाता है, जो हार्लेम रेनेसा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो हार्लेम रेनेसा मूवमेंट थी ये स्टार्ट क्यों होती है अमेरिका में, इसके स्टार्ट होने के कारण क्या थे। तो क्या होता है कि 1900 से लेकर के 1925 तक दीज वर वेरी हार्श ईयर्स फॉर ब्लैक्स। तो ये जो ईयर होते हैं ये ब्लैक पीपल के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। दे वर सीन एज ए ब्रूट्स एंड पोर्ट्रेड एज ए बार्बेरियन इन द प्रेस। तो इनको जो है एज अ जंगली लोग, गवार लोग, असभ्य लोग इनको देखा जाता है और इनको पोर्ट्रे भी उसी तरह से किया जाता है। In general, in 1920s in America, there were lot of violence against the blacks। तो इन लोगों के अगेंस्ट जो है बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है इन लोगों के साथ जो है अमेरिका में। बिटवीन जून टू दिसंबर 31 1919। तो इस ईयर में जो है इनके साथ बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है। 25 मेजर रेस राइट टुक प्लेस इन मोस्ट सिटीज। तो जो है 25 दंगे होते हैं अलग अलग सिटीज में अमेरिका में। और इनमें जो है बहुत से लोगों को जो है मॉब लिंच्ड कर दिया जाता है, मतलब इनको मार दिया जाता है ब्लैक लोगों को। बहुत से लोगों की मौत हो जाती है, बहुत से लोग घायल होते हैं और जो है बहुत से लोग तो इवन उनके जो है उनके पास कोई घर नहीं रहता, होमलेस हो जाते हैं। तो ये जो कारण होते हैं, ये कारण जो है आपकी जो ये जो हार्लेम रेनेसा मूवमेंट है इसको जन्म देते हैं। तो अब ये जो हार्लेम रेनेसा मूवमेंट थी, अगर इसका जो है सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है इस मूवमेंट को एमर्ज करने का, तो वो है W.E.B. डुबोइस। तो इनको जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका इस मूवमेंट में। ये जो थे ये अफ्रीकन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, सिविल राइट एक्टिविस्ट और राइटर थे। इन 1903 ही पब्लिश्ड द सोल ऑफ ब्लैक फोक विच एक्सपोज्ड अमेरिकाज ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक पीपल। तो इन्होंने जो है इनकी बुक एक पब्लिश हुई द सोल ऑफ ब्लैक फोक। इसमें जो है इन्होंने जो अमेरिकन ट्रीटमेंट देते थे, ब्लैक पीपल के साथ ट्रीट करते थे, उसको एक्सपोज किया इस बुक में। डुबोइस वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द एमरजेंस ऑफ द न्यू निग्रो मूवमेंट। तो इनका जो है सबसे बड़ा हाथ था, ये जो थे इंस्ट्रूमेंटल इन्होंने काम किया इसका एमर्ज होने में, इस न्यू निग्रो मूवमेंट को एमर्ज होने में। तो ये जो डुबोइस थे इन्होंने 1910 में जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई विद सम वाइट्स। तो इसमें जो है कुछ वाइट पीपल भी इंक्लूड थे जो कि ब्लैक लोगों के प्रति इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकना चाहते थे, ऐसे वाइट पीपल। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसका नाम था नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल। इसको जो है NAACP भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये सिविल राइट की ऑर्गेनाइजेशन थी, जस्टिस फॉर ब्लैक पीपल था और जो रेस डिस्क्रिमिनेशन था उसको कम करना इसका काम था। तो इसकी जो ऑफिशियल मैगजीन थी वो थी द क्राइसिस। तो ये जो NAACP है ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आप याद रखना और किसने इसको सेटअप किया था ये भी याद रखना। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है इस मूवमेंट में जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वो है मार्कस। तो ये जो थे एक ब्रिटिश वेस्ट इंडियन थे फ्रॉम जमैका, एमर्ज्ड एज द फर्स्ट लीडर ऑफ ब्लैक प्रोलिटेरिएट। तो ये ब्लैक प्रोलिटेरिएट के लिए जो है फर्स्ट लीडर बने थे, बन के उभरे थे। ही स्टार्टेड द यूनिवर्सल निग्रो इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन। तो इन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी जिसको शॉर्ट फॉर्म में जो है UNIA भी बोलते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में की थी इन्होंने 1917 से लेकर के 1927 तक।
तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका आप जो है नाम से ही पता चल रहा है आपको, यूनिवर्सल निग्रो इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन। तो ये जो थी ब्लैक पीपल की लाइफ की इम्प्रूवमेंट के लिए थी, यूनिवर्सल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये। ही हैड ए ह्यूज फॉलोइंग ओवर 5 लाख निग्रोज। तो इनके जो फॉलोइंग थी, इनको जो निग्रो पीपल थे वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, 5 लाख लोग इनको जो है फॉलो करते थे उस टाइम। ही स्पोक ऑफ ब्लैक प्राइड। तो ये जो मार्कस थे ये हमेशा ब्लैक प्राइड के बारे में बात करते थे, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्निंग अफ्रीका, और अफ्रीका रिटर्न करने की पॉसिबिलिटी के ऊपर बात करते थे कि यहाँ पर इनको जो है वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो शायद इन इन लोगों को, जो ब्लैक पीपल है उनको अपनी कंट्री अफ्रीका में मिलेगा। ही वॉज क्रूशियल इन बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस। इनका जो था बहुत क्रूशियल योगदान था कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। जो एमर्जिंग ब्लैक राइटर्स थे, जो नए नए ब्लैक राइटर थे, उनका कॉन्फिडेंस इन्होंने बहुत ज़्यादा बिल्ड किया, ये जो मार्कस थे। तो अब ये जो डुबोइस और मार्कस थे, इनके अलावा वर्ल्ड वॉर 1 ने भी जो है मोस्ट क्रूशियल जो चेंज था, रेडिकल चेंज था अमेरिका में, वो लाया। अब देख लेते हैं ये कैसे लाया गया वर्ल्ड वॉर 1 के द्वारा। तो ये जो वर्ल्ड वॉर 1 है ये कट ऑफ कर देती है पैसेज ऑफ यूरोपियन इमिग्रेंट्स इनटू अमेरिका। तो जो यूरोपियन लोग जो है इमिग्रेट होकर के आते थे अमेरिका में, तो वो जो था वो सब कुछ जो है बंद हो गया। अब जो है और लोग यूरोप से आना बंद हो गए। द इंडस्ट्रीज इन नॉर्थ वर नाउ फोर्स टू लुक टू साउथ फॉर ब्लैक लेबर्स फोर्स। तो ये जो आपको मैं एक बात बता देती हूँ कि अमेरिका में जो नॉर्थ का एरिया था वहाँ पर इंडस्ट्रीज थी, और जो साउथ का एरिया था वहाँ पर बारिश वगैरह अच्छे से होती है, तो वहाँ पर जो है फार्मिंग की जाती थी उस टाइम। तो ये जो ब्लैक लेबर थी या फिर जो ब्लैक स्लेव थे, इनको सिर्फ फार्मिंग के लिए ले जाया जाता था, इंडस्ट्रीज में इनसे काम नहीं करवाया जाता था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 होती है और जो यूरोपियन इमिग्रेंट्स का आना जो है बंद हो जाता है, तो ये जो व्हाइट पीपल होते हैं इनके पास जो है लेबर की कमी हो जाती है। तो अब क्या होता है, जो साउथ में जो ब्लैक स्लेव होते हैं, तो इनके तरफ ये लोग देखने लग जाते हैं और इनको जो है वहां से बुलाया जाने लगता है। मैनी ऑफ द ब्लैक हु हैड स्टार्टेड मूविंग टू नॉर्थ। अब क्या होता है कि बहुत सारे जो ब्लैक पीपल है वो जो है साउथ से नॉर्थ जाना स्टार्ट कर देते हैं बाय 1915। फाउंड द नॉर्थ इजियर टू लिव। अब ये लोग जब जो है शहरों में जाते हैं, सिटीज में जाते हैं, तो वहां पर ये जो ब्लैक पीपल है इनको लगता है कि यहाँ की लाइफ तो ज्यादा इजी है, हमारे साथ यहाँ पर जो भेदभाव है वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू साउथ। होता तो था उधर भी, लेकिन थोड़ा कम होता था। अपार्ट फ्रॉम द लेबर फोर्स रिक्वायर्ड। तो जो लेबर फोर्स थी वो तो रिक्वायर्ड थी ही अमेरिका में, लेकिन इसके अलावा जो है अमेरिकन आर्मी में भी जो ब्लैक सोल्जर थे उनकी जरूरत थी इन लोगों को टू फाइट द वॉर, ताकि ये लोग जो है इन लोगों के लिए जो है जो वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी उसमें जो है फाइट कर सके। देर वर ओवर 3,67,000 ब्लैक सोल्जर। तो कम से कम जो है 3,67,000 जो ब्लैक सोल्जर है उनको भर्ती किया जाता है, एंड 1,400 ब्लैक ऑफिसर इन अमेरिकन आर्मी। और जो है 1,400 ब्लैक ऑफिसर जो है भर्ती होते हैं आपके ब्लैक जो अमेरिकन आर्मी में। दीज फैक्टर्स, तो ये जो फैक्टर्स होते हैं जितने भी, दैट इज द ब्लैक शिफ्ट टू द नॉर्थ, जो ब्लैक जो है नॉर्थ में शिफ्ट होते हैं, विच एक्सपोज्ड देम टू यूनियन एक्टिविटीज, जो कि उनको जो है बहुत सारी एक्टिविटीज के साथ ये जो स्लेव्स होते हैं, ब्लैक स्लेव्स, ये जो है एक्सपोज होते हैं, इनको पता चलता है कि दुनिया में बहुत कुछ होता है। अलोंग विद देयर एक्सपीरियंस इन वॉर, जब ये लोग वॉर में जाते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, विच टुक देम टू कंट्रीज लाइक फ्रांस। जैसे ये लोग जो है कंट्रीज लाइक फ्रांस में जाते हैं फाइट करने के लिए, वेयर द वाइट एंड ब्लैक्स मिक्सड फ्रीली, जहाँ पर जो वाइट एंड ब्लैक लोग होते हैं वो मिक्स हो पाते हैं फ्रीली। मेड देम अवेयर ऑफ देयर राइट्स। अब ये जो ब्लैक पीपल होते हैं, जब ये लोग दुनिया में देखते हैं कि लोगों को जो है इज्जत मिलती है, उनके साथ जो है अच्छा बिहेव होता है, और जो है वाइट एंड जो ब्लैक पीपल है वो बहुत ही इजीली मिक्स होते हैं, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है दुनिया में। तो अब ये लोग जो है अपने राइट के प्रति जो है अवेयर होते हैं कि इनके भी जो है कुछ अधिकार हैं जिनसे इनको जो है वंचित रखा जाता है, इनके साथ जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जो कि इनके साथ नहीं किया जाना चाहिए।
The Harlem Renaissance was important in drawing writers from other cities as well as to New York. तो ये जो हर्लिम रेनेसा पीरियड होता है ये इम्पॉर्टेंट पीरियड हो जाता है क्योंकि जो अदर राइटर्स होते हैं जो अदर सिटीज़ में रह रहे होते हैं इनको भी ये जो राइटर्स हैं ये जो पीरियड है ये न्यूयॉर्क सिटी में जो है ये राइटर खींचे चले आते हैं इस पीरियड के कारण हर्लिम रेनेसा के कारण. सेवरल ब्लैक्स फाउंड द सिटी एन एक्साइटिंग प्लेस. बहुत सारे ब्लैक पीपल को जो सिटीज़ हैं वो एक्साइटिंग प्लेस लगते हैं रहने के लिए. टू बी इन विद ब्लैक्स फ्रॉम अफ्रीका. तो यहाँ पर क्योंकि जो ब्लैक्स होते हैं जो अफ्रीका से आए होते हैं साउथ अमेरिका से आए होते हैं एंड वेस्ट इंडीज़ से आए होते हैं तो यहाँ पर ये जितने भी ब्लैक्स होते हैं ये यहाँ पर इनको मिलते हैं और ये लोग जो है फॉर्म कर लेते हैं सॉर्ट ऑफ ब्लैक कम्युनिटी. तो ये लोग यहाँ पर जो है एक ब्लैक लोगों की कम्युनिटी बना लेते हैं. तो अब क्या होता है कि अब इतने सारे ब्लैक पीपल जो है जब एक जगह पे इकट्ठे होंगे और किसी चीज़ की डिमांड करेंगे या फिर किसी चीज़ के खिलाफ खड़े होंगे तो अब वो लोग तो सामने मतलब वो जो इनकी डिमांड्स हैं ये चीज़ें तो सामने वाले को सुननी पड़ेगी. तो इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था तो इसके खिलाफ अब ये लोग जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो अब जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इनकी आवाज़ का इनके बोलने का किसी चीज़ को जो है अपोज करने का. The new Negro Renaissance was very particularly influenced by planters. तो जो प्लांटर्स थे इसके मतलब जिन्होंने इस मूवमेंट को जो है एमर्ज करने में हेल्प की थी जिन्होंने जो है बहुत ज़्यादा ये जो ब्लैक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इसको रोकने की कोशिश की. तो इनको जो है इनके कारण ही ये जो न्यू निग्रो रेनेसा मूवमेंट थी ये इन्फ्लुएंस्ड हुई थी. अब ये लोग कौन कौन से थे ये देख लेते हैं. डिबोइस इनके बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ. जेम्स वेल्डन जॉनसन, क्लॉड मकाय, जीन टूमर, एलीन लेरॉय लॉक. तो इन सारे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया इस न्यू निग्रो रेनेसा मूवमेंट को. तो अब हम लोग जो है कुछ वेल नोन ब्लैक राइटर्स के जो है वर्क देख लेते हैं और उन राइटर्स को भी देख लेते हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है हिस्ट्री ऑफ ब्लैक अमेरिकन फिक्शन में या फिर इस हार्लेम रेनेसा पीरियड में. इस मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन दिया है अपना. तो फर्स्ट राइटर है पॉल लॉरेंस डेनवर. तो इनका जो एक वर्क आया था वो है द अनकॉल्ड 1898 में. तो ये जो था इसमें आपको जो है सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है ये और ये जो है ब्लैक पीपल की लाइफ के ऊपर है. नेक्स्ट है द स्पोर्ट ऑफ गॉड जो कि 1902 में आया था और ये जो है अमेरिकन अर्बन ब्लैक लाइफ को दिखाता है ये जो वर्क है. तो ये जो वर्क है इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था ब्लैक पीपल की लाइफ को जो है पोर्ट्रे करने में और उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था तो उसको दिखाने में. तो ये जो नॉवेल्स या फिर ये जो वर्क होते थे ये कंप्लेंड नॉवल होते थे प्रोटेस्ट नॉवल होते थे ब्लैक नॉवेल्स होते थे. नेक्स्ट राइटर है रिचर्ड राइट. तो इनका जो वर्क बहुत ही फेमस वर्क है वो है नेटिव सन जो कि 1940 में आया था. नेक्स्ट है ब्लैक बॉय. ये जो है एक ऑटोबायोग्राफी थी इनकी खुद की ही. 1945 में ये वर्क आया था. मेड निग्रो लिटरेचर इम्पॉर्टेंट. तो ये जो वर्क थे रिचर्ड राइट के इन्होंने जो निग्रो लिटरेचर है उसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना दिया. नेक्स्ट है राल्फ एलिसन. तो इनका बहुत ही फेमस वर्क आया था वो था इनविजिबल मैन जो कि 1952 में आया था. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर है जेम्स वॉल्डविन. तो इनका जो वर्क था गो टेल इट ऑन द माउंटेन ये बहुत ही ज़्यादा फेमस और इम्पॉर्टेंट वर्क है जो कि 1953 में आया था. अनदर कंट्री इनका एक वर्क आया था जो कि 1962 में आया था. नेक्स्ट है द फायर नेक्स्ट टाइम जो कि 1963 में आया था. तो नेक्स्ट जो राइटर हैं वो है लंगस्टन ह्यूज. तो इनकी पोइट्री बहुत ज़्यादा फेमस होती थी उस टाइम. तो इनकी पोइट्री देख लेते हैं. द निग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स ये आई थी 1921 में. लेट अमेरिका बी अमेरिका अगेन 1936 में आई थी. एंड एक और है आई टू सिंग अमेरिका ये जो थी 1945 में आई थी. ये काफ़ी फेमस पोइम थी इनकी. तो ये जितने भी राइटर्स और उनके वर्क मैंने आपको बताया ये जो थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स और उनके वर्क थे. और भी बहुत सारे राइटर्स के वर्क हैं उस टाइम के लेकिन ज़्यादा मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि फिर आपको जो है एग्ज़ाम के लिए ये सब जो है याद नहीं रहेंगे. और अगर आप इतने भी लिख देते हो एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे काफ़ी हो जाएंगे आपके लिए. तो इनको ज़रूर से आपको जो है मेंशन करना है क्योंकि यहाँ पर आपको जो है हिस्ट्री ऑफ ब्लैक अमेरिकन फिक्शन पूछा हुआ है.
तो ये थी ब्लैक अमेरिकन फ़िक्शन की हिस्ट्री। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।